ने अगर किया कुछ, लेकिन उन्होंने ना हमसे कंसल्ट करके किया, और हमारा रिकॉर्ड है। और अभी भी हमारी फैमिलीज ने आएंगी कल, और ये तशद्दुद और ये जान के जो एक घबराहट का और फेयर का एटमॉस्फेयर पैदा कर रही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है कि लोगों का। अब देखें, ये कोई बनता है कि आप लेट जस्टिस इकबाल के घर पे जाके गाड़ी से उसका गेट तोड़ें, उनके घर के अंदर घुसें, वलीद इकबाल, सेनेटर वलीद इकबाल को ढूंढने के लिए और पकड़ने के लिए। एक इतनी रिस्पेक्टेबल फैमिली, अलामा इकबाल की फैमिली, और आप पंजाब पुलिस ने जाके गाड़ी मार के गेट तोड़ा, अंदर उनके दरवाजे तोड़ के घुसे अंदर, हालांकि उनको पता था कि वलीद इकबाल नहीं है। ये तो एक किस्म की स्टेट टेररिज्म है कि आप लोगों को खौफजदा करें, उनको डराएं, धमकाएं। आपने कंटेनर्स हर जगह लगा दिए। मौलाना फजल रहमान के 2 धरने हुए हैं इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत के दौरान, हमने तो नहीं किसी को रोका। पीपीपी लेके आई है धरना, हमने नहीं रोका। हमने पीएमएलएन को नहीं रोका, क्योंकि हम तो इन जमहूरी रवायात में हमारा यकीन है। और हमने अगर ये समझते हैं कि ये तशद्दुद करेंगे, लोगों को खौफजदा करेंगे, कौम अब निकलेगी, क्योंकि कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। आपने भी देखा है इमरान खान के पूरे पाकिस्तान में जो जलसे हुए हैं, लोग निकले हैं, सिर्फ पीटीआई की तंजीम नहीं लेके आई लोगों को, आम शहरी निकले हैं, और ये शहरी निकलेंगे। और जब एक समंदर होगा लोगों का, तो इनके कंटेनर्स भी काम नहीं आएंगे, कुछ और भी काम नहीं आएगा। ये खुद राना सनाउल्लाह एक सिचुएशन बना रहे हैं जिधर एनर्की हो, जिधर तशद्दुद हो, जिधर टीयर गैस फेंकी जाए, लड़ाई हो, पकड़ धक्कड़ हो, ये वो कर रहे हैं। हमने तो, और आज भी खान साहब ने कहा है कि हम पीसफुल हैं, और हमारा मैसेज भी जो कौम को गया है कि आप अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज लेके आए, तो हमारे दिमाग में तो कोई तशद्दुद नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत करेगी इस किस्म की हरकतें, तो हम चुप करके घर नहीं चले जाएंगे, हम उनके सामने डट के खड़े होंगे, और फिर हम समझते हैं आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। तो ये मैं साफ साफ मैसेज दे रही हूँ कि ये हमारा कल आज़ादी मार्च होगा, लोग निकलेंगे। और अगर राना सनाउल्लाह समझते हैं कि वो धमकियों से और कंटेनर्स से और गिरफ्तारियों से हमें रोक सकते हैं, उनकी गलत फहमी है। और मैं ये भी बताती चलूँ, वो जो कॉन्विक्ट है, मुजरिम ऑन बेल, मरियम नवाज, कि जी इमरान खान के बेटे पहले आए। वो भाई, इमरान खान के बेटे अपनी माँ के साथ, जिनकी तलाक हो गई है इमरान खान से, बचपन से लंदन में रह रहे हैं, अभी थोड़ी भेजे हैं। आप अपने भाइयों को बुलाएं ना, अपने केसेस का जवाब दें, समझाएं, कौम का पैसा जो लूटा है वापस करें। वो क्यों छुप के लंदन में बैठे हैं? आप अपने बाप को बुलाओ, जो 2 हफ्ते के लिए गया था और खौफजदा होके वापस ही नहीं आ रहा। तो आप किस मुंह से बातें कर रही हैं कि जी खान साहब पहले अपने बेटों को बुलाएं? इससे ये इनकी लास्ट डेस्परेट अटैक है। उनको फोबिया हुआ है इमरान खान का, मरियम नवाज को तो डेफिनेटली फोबिया हुआ है कि सारी चीजें ले दे के एक पर्सनल अटैक इमरान खान पे होता है। आप पॉलिसीज की बात करो, कोई अगर है। अभी तो आप देख लें, हमें महंगाई की का ताना दिया जाता था, जो 1 महीने प्लस 1 मंथ में जो महंगाई का हाल हुआ है, वो कभी 3-3.5 साल में नहीं हुआ। और सवाल जो उठता है कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज कर रही थी, अब तो इन्होंने भी मान लिया है कि जीडीपी ग्रोथ 6% है इस साल की, जो आएगी 21-22 की, तो वो हमारी हुकूमत ने की है। और मैं समझती हूँ कि सवाल जो उठता है कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, कोविड से हम बड़े अच्छी इस तरह से निकले, पूरी दुनिया ने तारीफ की है पाकिस्तान की कोविड पॉलिसी की, तो फिर क्या वजह थी कि आप एक बैरूनी अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को हटाएं? क्या ये वाहिद वजह थी कि अमेरिकनों को बेसिस चाहिए थी? क्योंकि 6 जून को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका के, उसने कहा हमारी
बड़ी कंस्ट्रक्टिव उसने वर्ड इस्तेमाल किया, इंगेजमेंट हो रही है पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से यूएस बेसिस के लिए। 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जब उनसे पूछा गया बेसिस का कि एब्सोल्युटली नॉट, और हमारी ये कैबिनेट का फैसला था कि हम नहीं देंगे अमेरिका को बेसिस। मैं ये साजिश को उस तारीख से डेट करती हूँ क्योंकि अक्टूबर में मुझे नहीं समझ आती, और ये सवाल मैंने पूछा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि CNN की कहानी आती है आई थिंक 23 अक्टूबर के लगभग कि हमारी बातचीत कंक्लूड होने वाली है बेसिस पे, अग्रीमेंट होने वाली है। फिर सवाल उठता है कौन एग्रीमेंट कर रहा था जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने कह दिया कि नहीं होंगी बेसिस, तो कौन ये कर रहा था और किस अथॉरिटी से ये नेगोशिएशंस जारी थी। तो अगर आप ये सारा कुछ देखें तो सारे ताने बाने बैरूनी साजिश के मिलते हैं, और लोगों को गुस्सा दो वजह से है जो वो खुद निकले हैं खान साहब के साथ। एक है बैरूनी साजिश और यूएस बेसिस का, और दूसरा कि सारे चोरों को आप वापस लाए। 60% कैबिनेट आपकी बेल पे है इस वक्त। इन्होंने कोशिश की है, जो इन पे प्राइम मिनिस्टर पे अभी चार्जेस लगने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, तो इन्होंने पोस्टपोन करवा दिए पावर में आके। ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बस सारा एनआरओ अनऑफिशियली तो ले लें, और ये ना हो कि फिर कभी करप्शन करप्शन अगर कोई करे तो उससे सवाल जवाब ना किए जाए, उसको आगे ना तहकीकात ना हो, ये उनका एम है। और उसके अलावा मुझे बताएं कौन सी पॉलिसी अभी तक उन्होंने बनाई है। 0/0 पॉलिसी बनी है। खान साहब की एग्रीमेंट रूस के साथ हो रही थी 30% सस्ता तेल और गंदम। हिंदुस्तान ले रहे तेल, उन्हें 9 रुपए कम किया है तेल की कीमत हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के दबाव में आके ये एग्रीमेंट नहीं होनी दी, क्योंकि इससे वाजह हो गया है कि जो साजिश हुई है, जो लोग आए हैं, वो अब अमेरिका के सामने झुकेंगे और जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। और खान साहब ने कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि हैंडलर्स का भी हाथ है इस साजिश में। अब हैंडलर्स आप समझ लें कौन है। जब आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रलिटी ये तो नहीं होती कि आप एक इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दें और उनको अश्योर करें कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, जो कि लगता है कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस दिए, बट हमारा प्रोटेस्ट होगा। और जो मेरी गिरफ्तारी तो नहीं थी, गिरफ्तारी में तो वारंट होता है, पकड़ते हैं, मेरी तो किडनैपिंग एंड डिसअपियरेंस थी, क्योंकि मुझे उन्होंने गाड़ी से घसीटा, एक काली वीगो नहीं थी, सफ़ेद डाला था इस दफ़ा, और उसमें डाला और मोटरवे पे चले गए, ना बताया किधर जा रहे हैं, मेरा फ़ोन छीन लिया, बटवा भी छीन लिया, और कोई नहीं उन्होंने बताया कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मोटरवे पे चढ़ रहे थे, चढ़ गए हम, तो मुझे पता था पंजाब में कहीं ले जा रहे होंगे, या डीजी खान या फिर लाहौर। और क्या कहते, मैंने उनको जब बताया कि भाई मेरी उम्र 70 साल है, खुदा के वास्ते मुझे कोई बीमारियां शायद हों, मेरी दवाइयां घर पे पड़ी हैं, अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे। तो उन्हें 1.5 घंटा गाड़ी रोकी चक्री से पहले कि, और एकदम 1.5 घंटे के बाद एक आदमी आया कि जी मैं डॉक्टर हूँ, आपका एग्जामिनेशन करना है मोटरवे के ऊपर। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ना मैं आपको करने दूंगी, अगर आप फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट देंगे तो आप पे जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आपने नहीं किया मेरा एग्जामिनेशन। आज वो ह्यूमन राइट्स कमेटी में उन्होंने अपनी वर्जन दिया है कि जी फौरी तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वो मुझे, जब उनको ऑर्डर मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो कलर का हार से वापस मुड़े और 2 मील की रफ्तार पे चलते आए। तो बाद में मुझे पता चला कोई मैजिस्ट्रेट ढूंढ रहे थे जिनसे कागजी कार्रवाई कंप्लीट करें, क्योंकि इनके पास थे ही नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन, और उनको नहीं मिला कोई मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला पेश हो, तो वो ऑर्डर सेशन जज को भिजवा दिए गए थे। तो सेशन जजेस फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इजाज़त देते। तो ये एक और उनका प्लान में गड़बड़ हो गई।
तो फिर 11:15 मुझे फिर 3-4 घंटे पुलिस लाइन में बैठे हम, और फिर कोर्ट में पेश हुए। और अब हैरान जाहिर है मेरी बेटी अपसेट थी, उसकी माँ गायब हो गई है, बच्ची अपसेट थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने जनरल बाजवा का नाम लिया और एक अल्फाज भी उसके साथ दिया। तो अब उसके खिलाफ पिटिशंस FIRs कर रहे हैं कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये टेररिज्म है। अब कोई अकल की बात करें, ये किस तरीके से कर रहे हैं? FIR कराची में कोई कटने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पता नहीं और शहरों में, जैसे जर्नलिस्ट के साथ अभी किया है। अरशद शरीफ की कोई 4-5 FIRs सिंध में कटी गई हैं। सिंध हुकूमत का भी समझ नहीं आती, PPP बड़ी कहती है इंसानी हकूक की, तो सारी फेक FIRs तो वहीं दर्ज हो रही हैं। तो ये अब उन्होंने मेरी बेटी के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू किया है कि सबक सिखाएं। लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी बाजारी फोबिया हुआ है आजकल। बहरहाल हम डटे हुए हैं, हम नहीं हिलेंगे, हमने आना है, हमारी कमिटमेंट है। आप कल देखेंगे खान साहब आएंगे और जो रेला साथ उनके आएगा, मैं नहीं समझती राना सनाउल्लाह है तो 18+ लोगों का कातिल, रोक नहीं सकेगा। और मुझे हैरानगी होती है कि किसी और मुल्क में एक कॉन्विक्ट को जितनी टीवी कवरेज हमारा मीडिया देता है, एक कॉन्विक्ट जो बेल पे है वो आके अपने ऐसे पॉलिसीज दे रही जैसे हुकूमत वो चला रही है। शायद वो चला रही हो, शायद प्राइम मिनिस्टर पपेट हो उस क्रिमिनल के, वो कॉन्विक्ट के हाथ में, बट ये असूलन गलत बात है। और हमें तो अब समझ नहीं आता, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक क्या कहते हैं इधर बैठा है, एक लंदन में बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर 2 हैं या 3 हैं, हमें नहीं समझ आती। एक नवाज शरीफ है, एक क्राइम मिनिस्टर इधर है, फिर एक कॉन्विक्ट उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है पॉलिसीज पे, और बीच में जरदारी साहब भी अपने मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत को चला कौन रहा है, और पीछे डार्क शेडोज भी हैं। तो ये हालात जो हैं ये नहीं चल सकते, और ये हुकूमत को चाहिए था हमारा पीसफुल मार्च को डिस्टर्ब ना करती। हमने कभी नहीं किया उनके मार्चेस को। और अगर ये एक पहले एक मईशत की तबाही इन्होंने कर दी है, अब एनकी करना चाह रहे हैं ये, तो ये इन पे बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गड़बड़ हुई, कोई तशद्दुद हुआ, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। वन बाय वन जी, जो अभी आपने सारी गुफ्तगू फरमाई है, और जो बयानिया है इमरान खान साहब का, अभी जो नया बयानिया है, जो उनका पुराना बयानिया था करप्शन और महंगाई, पेट्रोल 65 से 45, और तीसरा जो उनका बयानिया था ये कि हम NRO नहीं देंगे। अब उस बयानिया का तमाम 4.5 साल में रिवर्स किया, यू टर्न हुआ। कैसे? करप्शन सबसे ज्यादा हुई है, कर्जे सबसे ज्यादा लिए गए, पेट्रोल 65 से 165 पे गए। ये वो सारे बयानिया है जिसका बिल्कुल रिवर्स उल्ट हुआ है। अब जो उनका नया बयानिया आया है, उस बयानिया में सबसे पहले जो उनको हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक एफिडेविट दें कि ये जो आपने कहा कि खूनी ये मार्च होगा, तो इस किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, 2 बात PTI ने जो है ना वो अपना एफिडेविट देने से इनकार कर दिया। मेरी, अगर आपकी नीयत जो है वो पुरअमन मार्च की है, तो फिर एफिडेविट देने में कौन सा उसमें अमर माने? मैं आपको बताती हूँ, पहले तो हमारा कोई यू टर्न नहीं था। पूरी दुनिया में पेंडेमिक और कोविड पेंडेमिक की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हमने सब्सिडी दी है ताकि कम बढ़ाएं, दुनिया की कंपैरिजन करें। जो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था और जो बाकी दुनिया में बहुत फ़र्क था, हमारा फिर भी बहुत कम था। जिन चीज़ों पे हम एक्सटर्नली रिलाई करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर पूरी दुनिया में एक मईशत की तबाही हुई है तो फिर आप समझते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमने बचाया, हमने एहसास प्रोग्राम किया ताकि जो गरीब तबका है उसको असिस्टेंस मिले, हेल्थ कार्ड आया, और फिर फ्यूल को हमने सब्सिडाइज किया।
हालांकि आईएमएफ ने हमें कहा था मत करो, बट हमने अपने लोगों का देखना है। फिर जब इमरान खान रूस गया कि 30% कम तेल मिलेगा, जो हिंदुस्तान भी ले रहा है, उसमें अमेरिका को आग लग गई। जरूरत है अमेरिका की हिंदुस्तान को कि क्यों लेते रहे, उनके तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। लेकिन असल आग जो अमेरिका को लगी और जिससे ये साजिश शुरू हुई, मेरा ये मौकफ अभी तक ये है, ये बेसिस के इश्यू पे हुआ है, जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और उधर से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। खूनी हम गारंटी कैसे कर सकते हैं जब राणा सनाउल्लाह के हाथ और पे ऑलरेडी खून है 18 का लोगों का? हम हुकूमत की गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर हुकूमत खून खराबा करेगी तो हम कैसे एफिडेविट दे सकते हैं? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि पीसफुल हो, क्योंकि आज तक हमारा कोई एहतजाज वायलेंट नहीं हुआ, ना कोई बंदूकें लेके निकलता है, ना कोई और, हमारी फैमिलीज निकलती हैं। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो। बल्कि मुन्नज़ा हसन, अभी हम बात कर रहे थे कि जब पार्टी हमारी छोटी थी उस वक्त भी हमने सड़कें भी जब बंद की हैं, हमने खून खराबा और वायलेंस नहीं किया, एक ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ी। चेरिंग क्रॉस पे इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, सड़कें बंद की हैं, जब पार्टी बहुत छोटी थी। और छोटे प्रोटेस्ट में लोग वायलेंस ज्यादा करते हैं ताकि अटेंशन मिले, हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा प्रिंसिपल है और हम इसके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हुए हैं। दरअसल एक तो ये बता दें कि जिस दिन आपको ले जाया गया, कब आपको महसूस हुआ कि मुझे हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं या मेरे तलब नोटिस किया गया है? एक तो थोड़ा सा ये बता दें। दूसरा सेम सिचुएशन है, मार्च शुरू होना था लाहौर के अंदर, मार्टन का वाकया हुआ, सेम वही लोग हैं, डॉक्टर तौकीर शाह, राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, सेम सिचुएशन अब है और वैसे ही पकड़ जो मारपीट हो रही थी, क्या कहें? देखिए, ये आज खान साहब ने इस पर ट्वीट भी की कि ये नया रवैया नहीं है। पीएमएलएन की हमेशा जब पावर में आते हैं एक फैशिस्टिक रवैया होता है, और जहाँ तक इस वास्ते हमें सरप्राइज तो नहीं है था, लेकिन इस दफ़ा कौम निकली हुई है, पीटीआई सिर्फ नहीं निकली हुई, और हम देखेंगे कैसे ये रोकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे कोई 2:15 बजे के करीब मैं इनके घर जा रही थी बल्कि, तो गोमल रोड पे जब रोका और गाड़ी से खींचा और एक मर्द ने आके मेरे हाथ खींच के फ़ोन खींचा, जब ये औरतें घसीट के बाहर पुलिस वाली ले जा रही थी, और एक पता नहीं एंटी करप्शन की थी या किसकी थी, आईएसआई की थी, मुझे क्या पता, क्योंकि फ़ोन का ताल्लुक पंजाब एंटी करप्शन को मेरा फ़ोन क्यों चाहिए होगा? वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आधी रात को मिल गया मुझे, लेकिन उसके साथ जो हुआ हुआ था और मेरे बटवे के साथ जो हुआ हुआ था, बस ना ही पूछिए। बहरहाल मैंने भी काफ़ी सुना दी थी उन्हें। मुझे ये पता चला था चक्री के बाद कुछ जब हम रुके हैं, वो नहीं होते जो नॉट द मेन स्टॉप ओवर्स, वो छोटे बने होते हैं, तो आई नीडेड टू यूज़ द बाथरूम, तो वो उधर रुके हैं। तो मैं जब उतरी हूँ, मैं निकली बाहर, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आपकी गाड़ी में बैठ रही, आप मुझे यहाँ छोड़ दें। और वहाँ कुछ लोग 10-12 खड़े थे, मैंने कहा ये मुझे गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं पता नहीं किधर, तो मैं नहीं बैठ रही, आप किसी टीवी चैनल को फ़ोन कर दें कि मैं इधर आई हुई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया कि एक्चुअली हम वापस मुड़ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। एक्चुअली वो उनकी साजिश ही थी कि बस इस्लामाबाद से सीधा ड्राइव करके लाहौर या पंजाब के हदूद में आ जाएं, क्योंकि उनको पता था यहाँ से रिलीफ मिल। नहीं, कोई रवैया बेहतर नहीं हो। फिर क्या हुआ, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट गए कि मोड़ेंगे, कोई एग्जिट मिले, फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली, का फिर तेज कर दी कि नहीं जी अब ऑर्डर आया, चलते जाएं हम। फिर 15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब हमने मुड़ना है, फिर आया है। तो या तो वो माइंड गेम्स खेल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब एक फैसला कर लो, अगर आपने मुझे यहीं कत्ल करना है तो जल्दी कर दो, लेकिन अगर आपने जिधर भी ले जाना है लेके जाओ, फैसला तो करो। फिर वो वापस मुड़ के भी आहिस्ता आहिस्ता आए, वो अभी तक ढूंढ रहे थे, को बाद में मुझे पता चला मैजिस्ट्रेट जो उनकी कागजी कार्रवाई कर दे उनको मिला नहीं। हम तो पंचतन पाक के गुलाम हैं, हमें फेथ है, हमें पता था इंसाफ, मुझे पता था मिलना ही मिलना है।
लेकिन अच्छा है डिले हुआ, क्योंकि अगर हम डीजी खान की तरफ मुड़ जाते या लाहौर तो फिर प्रॉब्लम होनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आपको लेके गए हैं उस दौरान उनका रवैया कैसा रहा, और दूसरा इतना पुराना केस अब इनको याद आया, क्या ये इंतकामी कार्रवाई के ऐसी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए? देखें, केस 72 का है, ओरिजिनल एफआईआर में पटवारी का नाम था, फिर सुना है मेरे वालिद लेट वालिद का था, पता नहीं। ये 72 का केस है, जब मैं एलएससी में थी, मैं तो थी नहीं पाकिस्तान में। और वो क्या कहते, 4 अप्रैल को इन्होंने एफआईआर में नाम नहीं है, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मेरा नाम डाला है। अब जब आप एफआईआर काटते हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो मेरे से तो पूछो, मुझे तो इतला दो। मुझे तो जावेद चौधरी ने फ़ोन किया है कि उसको फीड किया है कोई राय मंजूर या कोई है एंटी करप्शन में, जो पहले पीटीवी में एंकर होते थे, उनको स्टोरी फीड की गई। हामिद मीर को भी की। हामिद मीर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कहा ये पॉलिटिकल इंतकाम है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। 4 अप्रैल को मेरा नाम उन्होंने रिपोर्ट में डाला है और मुझे अभी तक नहीं नोटिस आया कि भाई आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आप आएँ और आप हमें बताएं। आपको दूसरी साइड का सुनना तो होगा, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कागजात हैं, लाहौर हाई कोर्ट केसेस के हैं, सारे हमारी डॉक्यूमेंटेशन है और ये बिल्कुल सरासर। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि हमारे एक वाकिफ़ हैं जो एंटी करप्शन पंजाब में थे, फिर वो इस्लामाबाद पोस्टेड हो गए एक और जॉब पे। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था जब हमारी पहली मीटिंग केपी हाउस में हुई थी कि आप हाथ हौला रखें इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कुछ केसेस हो रहे हैं। जब मैं एंटी करप्शन में था मैंने रोक लिया था और मैंने कहा था ये फॉल्स केस है, इसको नहीं परस्यू करना। तो मुझे फ़ोन आई कि आप इस मामले से हट जाएं, क्योंकि ये डीजी खान .com ने ऑर्डर किया है कि केस इनके ख़िलाफ़ कोई बनाया जाए। और मैं ऑफिशियली ये रिकॉर्ड पे 3-4 दफ़ा कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ, किधर से इंस्ट्रक्शंस आए तो आप खुद समझ जाएं कि किधर से प्रेशर और क्या हुआ। और फिर एंड में जब इन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की तो फ़ोन किसने खींचा, ये सवाल उठता है, किसको ज़रूरत थी मेरे फ़ोन की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एंटी करप्शन को मेरे फ़ोन से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी थी। एक मिनट मैं आता हूँ आपसे ये सवाल। एक तो आपने ये कह दिया कि आपका इधर ये है कि आप पुरअमन रहना चाहते हैं और आपने बाजी का भी बताया कि धरने जो थे वो पुरअमन था, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कैबिनेट ये कह रही है कि हर तरीके से रोका जाएगा। उनका ये एक क्लियर कट उनका एक मकसद है कि मैसेज आ गया है। इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझती हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है एक, और दूसरा ये कि क्या आप श्रीनगर हाईवे तक ही महफूज रहेंगे या आगे जाने का भी माहौल के मुताबिक प्लान बन सकता है? और तीसरा ये कि क्या बैकडोर कोई बातें हो रही हैं? कोई बैकडोर बातें नहीं हो रही। श्रीनगर हाईवे पे हमने सबको कहा आए, हमारा इरादा पुरअमन है, लेकिन हम कैबिनेट की डिसीजन के साथ नहीं एग्री करते। हम कैबिनेट में थे, हमने सारे मार्चेस और धरने अलाउ किए थे, और बल्कि जब बारिश हुई थी मौलाना बैठे थे, हमने उनको एड और असिस्टेंस भेजी थी कि वहाँ बेचारे लोग बैठे हुए हैं, बारिश है, उनको वो प्लास्टिक शीटिंग और ये वो हुकूमत की तरफ से गई थी। तो हमारा इरादा है आने का, श्रीनगर हाईवे पे जमा होने का, और हुकूमत का रवैया फिर हम देखेंगे और अगला लाए अमल उस वक्त तय होगा। मैडम शिराज नाम मेरा न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। सवाल मेरा ये है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल आपके जब आपको अगवा किया गया, तो उसके बाद आपकी बेटी का जो बयान सामने आया है, क्या आप भी उस बयान की हिमायत करती है कि इन तमाम हाथ के पीछे हुकूमतों का हाथ है, या फिर आप भी मौलाना साहब की तरह आप बताना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहते? जी, मतलब मौलाना साहब की तरह आप भी मतलब बताना चाहते हैं कि इन सब हाथ के पीछे हुकूमतों का हाथ है, लेकिन आप नाम नहीं लेना चाहते? मैं तो नाम ले चुकी हूँ। जिस दिन मैं पेश हुई हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने नाम ले लिया है खुफिया एजेंसी का, और मेरी बेटी का बयान जो वो के जिधर वो इशारा कर रही थी किसने किस हुआ है, मैं अभी भी आपको यही कह रही हूँ। मैंने आपको .com डीजी खान का नाम ले लिया, तो मैं आपको, और बाय द वे मेरी गिरफ्तारी नहीं थी, प्लीज़, किडनैपिंग, क्योंकि गिरफ्तारी में होता है वारंट देते हैं, आप शख्स को लेके पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ केस रजिस्टर करते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, ताकि आप उनको वो आप को वो लेके जाएं। तो ये तो था ही नहीं,
उन्होंने घसीटा, गाड़ी में बिठाया, लाहौर वो मोटरवे की तरफ चलते गए। और आके एक स्क्वाड थी, एक आज वो कह रहा था एंटी करप्शन वाला कि जी ग्रीन गाड़ियां थी ऑफिशियल हमारी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। जो गाड़ी जिसमें इजाजुल हक उनका नहीं, ज़ियाउल हक उनका डीजी कोई है, उसने अपना नाम बताया। जो मेरे साथ शख्स आगे बैठा था वो नाम ही नहीं बता रहा था। कौन लोग नाम नहीं बताते उन्होंने। और एक और खवातीन थी, उसने शाम को रात को मुझे बताया जी मेरा नाम हमारा है, पता नहीं सही था या झूठा था। बहरहाल एक शख्स ने अपना नाम बताया था जो एंटी करप्शन का था। और जो गाड़ी थी वो वाइट गाड़ी थी, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन थी। अगर ये पंजाब से आए थे तो इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन की गाड़ी कैसे थी उनके पास? RI 340, ये नंबर भी उसका मैंने नोट किया हुआ है। तो ये अब आप खुद ताने बाने जोड़ लें क्या हुआ। ज़रगुन के बाद आप कर लीजिए, ज़रगुन के बाद आप कर लीजिएगा आराम से। This is Zarhun from Geo Television. फ्रॉम Geo Television. ओके। मैम आपके कायद पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है जी फिर उन्होंने न्यूट्रल जानवर। हाँ न्यूट्रल एक जानवर होता है फिर उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। आज एक तीसरा बयान आ गया है कि न्यूट्रल की कोई गुंजाइश नहीं है, अल्लाह ताला न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। तो ये उनके बयानात में जो तजाद है वो इससे आप कोई नहीं है। अगर जब उन्होंने कहा था जानवर न्यूट्रल होते हैं, आप पूरा कॉन्टेक्स्ट लेना, आप कॉन्टेक्स्ट लें। वो कह रहे थे जब हक और बातिल की लड़ाई होती है तो फिर न्यूट्रल आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपको हक और सच के साथ खड़ा होना रहता है। अभी जो लास्ट आप कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं कि न्यूट्रल की गुंजाइश नहीं है। जब इंसाफ की बात होती है फिर यू कांट से न्यूट्रल। और जब उन्होंने कहा न्यूट्रल आप कहते हैं तो न्यूट्रल रहें, उनका बिल्कुल क्लियर मकसद था जो मेरा भी पैगाम है। तो फिर आप इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के साथ क्यों मिले हुए हैं? फिर आप मत मिलें इनके साथ, आप इनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस वास्ते कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे दिमाग में, न्यूट्रल और न्यूट्रलिटी पे बिल्कुल क्लियर है। और न्यूट्रल अगर आप कहते हैं कि एक तरफ इंसाफ की लड़ाई है झूठ और तशद्दुद के खिलाफ, तो आप न्यूट्रल रह कैसे सकते हैं? तो ये इसमें किसी चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्लीज मेरा क्वेश्चन पूरा भी सुनिएगा। मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत पढ़ी लिखी खातून है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से आप हरेल तहसील हैं, माशाल्लाह आपका ह्यूमन राइट्स का इमेज है। मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो यह है कि आपकी एज के हवाले से काफी जो है उस केस के बारे में कंफ्यूजन पाई जाती है कि आप कहती हैं आप अंडर 18, लेकिन लैंड रिकॉर्ड कहता है कि आपकी बर्थ जो है वो 51 की, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी आपकी 70 ईयर एज है। तो इससे तो प्रूव हो जाता है कि जब लैंड रिफॉर्म्स हुई तो उस वक्त आप अंडर 8 नहीं थी, आप 18 ईयर या उससे ज्यादा आपकी एज थी। दूसरा ये कि आप ये तकादे कर रही हैं गवर्नमेंट गिरफ्तार, मेरी क्वेश्चन पूरा जो आप गिरफ्तारी के ये तकादे कानूनी फला पूरा नहीं में ये जो पीटीआई के दौर में मौजा कच्चा मियां वाली नंबर 1, मौजा कच्चा मियां वाली नंबर 2, मौजा बंगला इच्छा में सरदार वली हुसैन मदारी आपके लेट भाई और आपका शुमूल खुद जो सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, छोटे छोटे बच्चों और औरतों के खिलाफ FIR हुई। बस्ती सैंदानी को जिस तरह से आग लगाई गई, बस्ती खंबड़ा के ऊपर जिस तरह बिल्डोजर फेरा गया, ये सारी वो उस वक्त ये सारा ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हो रहा था। और कितनी बार आपके लेट वालिद का स्टे टूटा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितनी बार आपका स्टे टूटा है। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, क्या प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन जो 10,000 एकड़ लैंड रिफॉर्म्स में ये इलाटियों को इलाट हुई थी, बुजुर्गों को, प्रेसिडेंट्स को, आप उनका हक खा रही हो पिछले 50 साल से, क्या आप प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट? मैं बिल्कुल, मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। 10,000 एकड़ अगर मेरे पास होते आई बी वेरी हैप्पी। मेरा रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है 10,000 एकड़। मैं 1958 की लैंड रिफॉर्म्स में आई वाज 7 years old जब हुई हैं। उस वक्त हमें जो 6 जितनी भी लीगली अलाउड थे उतने रखे, बल्कि मेरी छोटी बहन की बर्थ 58 में हुई तो उनके नाम तो ज़मीन ही नहीं उस वक्त हुई, वो तो मेरी दादी की ज़मीन बाद में उनके नाम की गई। और सिंधानियों का जब आप कह रहे हैं, सिंधानियों को ज़मीन मिली हुई है
और मैं इसी वास्ते तो एंटी करप्शन को कहा है कि खुदा के वास्ते मुझे बताओ क्या केस है। 72 का केस है, जब मैं LSE में थी, मैं इधर मुल्क में नहीं थी। बताओ तो, ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स दूं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, लैंड की, लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने रिव्यू पिटिशन दी थी उसकी भी है। और 10,000 एकड़ मेरे नाम नहीं है, मेरे पास अंडर 600 एंड कुछ एकर्स है, अंडर 700 एकर्स जो डिक्लेयर्ड है, जिसका इनकम आ रहा है। अगर कोई और है तो मुझे कोई कागज दिखाएगा, केस दिखाएगा तो मैं बात करूंगी ना। हमें तो पूछ ही नहीं रहे। एक बंदा जाके फीड कर देता है एक जर्नलिस्ट को, जी ये हो रहा है। भाई आप अगर कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और 72 से आपको करनी चाहिए थी ना इन्वेस्टिगेशन, और ओरिजिनल FIR में एक पटवारी का नाम है सिर्फ। तो मुझे कोई, मैं तो आज भी कहा है कि भाई जो भी केस है हमें दिखाओ, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरी ये किडनैपिंग हुई, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने फ़ोन किया मेरी बेटी को, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के लॉयर भी थे और मेरे लॉयर भी थे सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर माय फादर्स डेथ। तो उन्होंने फिर कहा कि ही इज़ गोइंग टू कम, और वो एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज उन्होंने केस लड़के जीते थे। तो मैं तो आपको कह रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन है, बट कोई आके आगे बात तो करे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप 72 का केस में अप्रैल 4 को जब हमारी हुकूमत फेडरल चली जाती है, फिर आप मेरा नाम डाल के उसमें डाल दें। ये तो प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज ह्यूमन राइट्स कमेटी में जिधर ऑपोजिशन के मेंबर भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि वो सेनेटर जो थे बिलोर और क्या कहते एनी मरी वगैरह, उन्होंने भी कहा कि लगता तो ये है कि जैसे ये प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और अगर केस है, नहीं आप बात तो सुनने दें, अगर केस है तो आप कार्रवाई पूरी करें। इस तरह तो नहीं आप अरेस्ट करते कि गाड़ी से घसीट के आप किसी को किडनैप कर लें, ना आप थाने में जाएं, ना आप किसी जुडिशल उससे मैजिस्ट्रेट से लें गिरफ्तारी का कागज। असगर चौधरी साहब सवाल असगर चौधरी साहब, मैडम एक तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि शुमाली इलाकों की सैर से आप बची और चक्री के चक्रों से ही आप वापस आ गए इस्लामाबाद। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो आज की हुकूमत है वो ये इल्जाम लगा रही है कि खान साहब अपनी तकरीरों में सिर्फ अमरीकी साजिश की बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहते। दूसरा, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो इल्जाम किसके सर पर जाएगा? कैसे बंगाली साहब जब प्रेस करते ये कह चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट कर सकता है। तीसरा, मैडम ये बताइए कि क्या PTI किसी के साथ बैठ सकती है या अकेली परवाज़? थैंक यू। पहली बात तो ये, आपने लगता है खान साहब की तकरीरें नहीं सुनी। हर प्रोग्राम में वो इकोनॉमी का जिक्र भी करते हैं, जो हमने किया है वो भी जिक्र करते हैं, एहसास प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। तो अचीवमेंट्स की जहाँ बात आती है बिल्कुल जिक्र होता है। तो मुझे नहीं पता, या आप कह रहे हैं आपने नहीं सुना या आप, हाँ तो हुकूमत के कान तो वैसे ही बंद है ना, मैं क्या करूं उसका। लेकिन आप खान साहब की तकरीरें देख रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ कि वो बोल रहे हैं। हर तकरीर में वो मईशत की बात करते हैं, जो हमने किया वो बताते हैं। तो ये तो उस पर नहीं, ये अगर वो कान बंद कर लें इसका हमारे पे कोई नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट होता है इनका कसूर है। अगर आपने जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई थी, और आपको याद है खान साहब ने अपनी पहली तकरीरों में कहा था कि हमने जाके कहा कि आप इसको अभी मत डिस्टेबलाइज करें, बड़ी मुश्किल से हम स्टेबिलिटी पे आए हैं पैंडेमिक से निकल के। तो फिर मैं उसके बावजूद अगर आपने डिस्टेबलाइज किया है और आपके साथ IMF के साथ आपकी बातचीत नाकाम हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम इनका ये है कि डार कुछ और कहता है, मिफ्ता इस्माइल कुछ और करना चाहता है, आपस में ही नहीं इनका फैसला हो रहा, तो पॉलिसी कोई नहीं बन रही। मतलब बजट का टाइम आ गया है, इस वक्त बजट पूरा बन जाना चाहिए, क्योंकि पहले कैबिनेट से अप्रूवल होती है बजट की, फिर जाके जो असेंबली में ले होता है। इनका तो अभी कुछ हुआ ही नहीं काम। जी डॉक्टर साहब, अकेली परवाज़ क्या बैठ सकती है? जी अकेली परवाज है कि बैठ सकती है या अकेली? भाई हम देखें ना, अगर क्या वो कहना चाहते हैं। हम तो पहले से उनको कह रहे थे कि आप अगर आपने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपने आर्बिट्रेरली इन्होंने कह दिया कि नाम ओवरसीज वोटर्स को वोट देंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इस पे एक्शन लिया है,
और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी आया नहीं तो उन्होंने उस पर जुर्माना भी लगाया है और कहा अगर वो पेश नहीं होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हो। तो क्या कहते, खुद ही आपने डिसाइड कर लिया है कि ईवीएम भी नहीं चलनी, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट भी नहीं देना, यानी कि आप पूरा एक पहले बनाना चाह रहे हैं एक स्ट्रक्चर जिससे आप फिर से रिगिंग कर सकें, क्योंकि रिगिंग के बगैर तो ये नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे पुलिस रिफॉर्म से है। आप चूंकि मिनिस्टर भी रही हैं ह्यूमन राइट्स की और आप कमेटीज में भी बैठती हैं, तो ये जो वाकया आपके साथ आया हुआ, आप 3, साढ़े 3, पौने 4 साल हुकूमत में रहे, तो ये जो हमारे यहाँ जो एक थाना कचहरी कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है जिसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, आपके साथ ये वाकया हुआ, आम आदमी के साथ क्या होता होगा, तो आप ये बताइए कि क्या कोई पुलिस रिफॉर्म्स जो है इसके ऊपर कोई आप काम करना चाहेंगी, आइंदा का कोई इस तरह का कोई? देखिए, हमने लास्ट 6 महीने में क्रिमिनल लॉ की पूरी रिफॉर्म कर ली थी और वो टेबल होना था असेंबली में, क्रिमिनल लॉ का रिफॉर्म। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्लो पेस पे चल रहे थे क्योंकि आपने रिफॉर्म भी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करवाने थे, तो हमें हर स्टेप पे ब्यूरोक्रेसी रोकती जा रही थी। और जिधर से थाना कचहरी का चक्कर है, आपको याद हो या ना, मैं जब भी प्रेस क्लब आई हूँ, जिधर भी मैं बैठी हूँ, मैंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ एक पोजीशन ली। हमने कानून बनाया जो फाइनली 2.5-3 साल के बाद जाके मेरी पेशियाँ लगी। फ़ारूक नसीम ने मेरी पेशी लगवा दी जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये बिल टेबल होना है, जो भी मिनिस्ट्री समझती है उसके रूल ऑफ बिजनेस में आता है, लेकिन टेबल ये बिल होगा। तो उस शाम को मुझे फ़ोन आया कि जी पेशी करें आप ISI हेडक्वार्टर्स में, ये कैसे किया है। तो फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया कि ये मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने फिर फ़ारूक को काफ़ी सुनाई। बट मैं पेशी पे गई, मैंने कहा ये हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की हुई है। फिर असेंबली में जब टेबल हुआ, इंटीरियर कमेटी में गया, उधर से कोशिश की गई इनविजिबल शैडोज़ ने कि इस बिल के क्लॉजेस सारे बदल दें। मैंने उन्होंने तब्दीलियाँ की, उनकी अमेंडमेंट डाली, नेशनल असेंबली में वो पास करवाई, असेंबली से बिल पास करवाया, और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है फिर सेनेट जाते जाते गायब हो गया वो बिल। कोशिश की तो मेरी पोजीशन वाज़े तौर पे बड़ी क्लियर है इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर कि ना ये, और प्राइम मिनिस्टर की जब इमरान खान जब नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त से उनकी पोजीशन भी यही थी कि ये गलत है। आमना जंजुआ के प्रोटेस्ट पे जाते थे हमेशा, ये हमारी पोजीशन रही है। हमारी मंशूर में भी इसके खिलाफ हमने पोजीशन ली है और इंशाल्लाह फिर नए मंशूर में भी लेंगे। लेकिन आपको पता है कौन सी कितनी कुव्वतें होती हैं जो बिल्स कई ऐसे रोक देती हैं। आपका जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ जो बन चुका है, ये भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं किस तरह से ये पास हुआ है, किधर किधर से हमें रुकावटें आई हैं। किसी दिन जब मैं अपनी किताब लिखूंगी तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ हम कश्मीरियों से बड़ा मोहब्बत का इजहार करते हैं। सभी को पता था कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की कल 25 मई को उनका फैसला है। आपकी जमात के जो सीनियर ओहदेदारान थे उनको नहीं चाहिए था कि ये जो फैसला आपका लॉन्ग मार्च से मुत्तसिल हो रहा है, आप उनकी आपने मैंने जिस दिन फैसला आया है उसके एक दिन बाद मैंने स्टेटमेंट दिया है। ऑब्वियसली आप मुझे सीनियर रहनुमा नहीं समझते, बट आई एम जस्ट सेइंग, खान साहब की भी आज ट्वीट आ गई है कॉन्डेमनेशन की उस पर। और ये आप याद रखें कि इमरान खान वो शख्स है जिसने कश्मीर का इशू उठाया, जिसने हिंदुत्व का नैरेटिव को दुनिया से मनवाया। तो हमारी पोजीशन कश्मीर पे बहुत कैटेगोरिकल है, इसमें हमें कोई हेजिटेंसी भी नहीं है। हमें पता है कि हमारी जो पोजीशन कश्मीर पे रही है, बाकी हुकूमतें तो बैक बर्नर पे डाल देती थी। नवाज शरीफ गया था मोदी की इनॉग्रेशन पे, तो उसने एम्बेसी को कहा कि APHC के लीडर से मैं नहीं मिल सकता। अब नहीं, क्या चीज़ 25 तारीख का फैसला नहीं, मेरी बात सुने, 25 का हमने फैसला किया इस वास्ते क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें पता था किस किस्म की साजिशें हो रही हैं इसको मार्च को पोस्टपोन करने की। हमें लाल बत्ती के पीछे किस तरह लगाया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब डेट दे दी,
हमने तो डेट जब अनाउंस कर दी, ज्यादा टाइम हम नहीं देना चाहते थे। मैं तो समझती हूँ जब खान साहब ने 23 को डेट दी थी तो 48 आवर्स में हो जाना चाहिए था। अब हुकूमत को अनफॉर्चुनेटली टाइम कुछ मिल गया था, बट बहरहाल हमारे लोग निकलेंगे और आएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है मतीला जान का। मती को तो मैं पूरा इंटरव्यू सुबह दे चुकी हूँ, फिर आप आगे ये मेरा स्टूडेंट रहा है। मैडम एक सवाल है, आपने कहा कि फरोग नसीम ने आपकी ISI हेडक्वार्टर में आस्तियां लगवाई, तो क्या आपके वज़ीर आज़म को नहीं पता था कि फरोग नसीम किसके लिए काम कर रहे हैं? और दूसरा 25 मई की तारीख क्या आपने IMF के मुज़ाकरात को नाकाम करवाने के लिए रखी थी? नहीं भाई, 25 इनके नाकाम वैसे ही हुए हुए हैं टॉक्स, हमारे से क्या नाकामी होनी है? एक हुकूमत ही नाकाम है, इम्पोर्टेड हुकूमत। देखें खान साहब कितनी दफा कह चुके हैं कि इत्तेहादियों के साथ फिर प्रॉब्लम्स बहुत से होते हैं। हमें बिल्कुल पता था फरूक नसीम का मौक़िफ़, और कई दफ़ा उसको जब कैबिनेट में वो बोलता था उसको उसकी व्यू पॉइंट को नहीं एक्सेप्ट करते थे। हमें पता था किधर से वो आ रहा है और क्या, बट हमें जब आपकी कोalition गवर्नमेंट हो इत्तेहादियों के साथ, देन देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रेंट्स। हाँ, फरोग नसीम किधर से आ रहे थे? MQM अच्छा, वो MQM की पोजीशन थी, MQM की पार्टी थी ना, तो आदमी ISI कैसे लगवाते थे? उनकी गपशप होगी उधर। Thank you. मती जो आप मेरे से कहलवा रहे हो ना, मैंने नहीं कहना। जल्दी बता दे, फिर शुरू करते हैं। आप बता दीजिए यार, खोल लेना यार। अभी आपने बात की, आपने कहा हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहा है, पुरअमन रहा है, इसमें खवातीन भी होती हैं, तो इस बार भी काफी तादाद में खवातीन आपके प्रोटेस्ट में होंगी, आज़ादी मार्च में होंगी, तो आप लोग क्या समझते हैं अगर इंतजार फैला उम्र हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बाद भी क्या आगे आपको हमारी खवातीन देखिए, लीडर्स मैं आपको बताऊं, आज से नहीं 26 साल से खवातीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद पार्टी है जिसने खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में निकाला। और खवातीन जब निकलती हैं, जब कौम की माएँ बहनें बेटियाँ निकलती हैं, तो फिर उस वक़्त लाजमी चेंज आता है मुल्क के अंदर, एक मुस्बत मैसेज जाता है। और हमारा जो, अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे, देखिए ना हमारे मज़हब में औरत पर हाथ उठाना जायज़ है, ना हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है। और ये मैं आपको बताऊं कि इनके इन हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना वर्कर, ना उनकी सपोर्टर्स, ना फैमिलीज इस चीज़ से घबराएंगे, क्योंकि हम सबसे आगे होंगे। क्योंकि आगे हम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी निकलेंगे, और आप देखेंगे कि फैमिलीज कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगी, और इस्लामाबाद से भी निकलेंगी खवातीन। और आप ये देखें कि एक्स सर्विसमैन की वाइफ्स जो हैं, फैमिलीज, वो भी बाहर निकलेंगी, सब लोग निकलेंगे। फिर हम देखेंगे ये किस तरह हम पर हाथ उठाते या तशद्दुद करते। थैंक यू।